गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर लाइट। लाइट आप लोगों को पता है क्या होता है? लाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर लाइट नहीं होती तो हम क्या अपने आसपास जो हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं क्या हम उनको देख पाते या फिर ऑब्जर्व कर पाते? नहीं। लाइट की हेल्प से ही हम चीजों को देख पाते हैं। अब लाइट की अगर हम बात करें कि लाइट का प्रोपोगेशन कैसा होता है, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में फर्स्ट आता है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और लाइट की अगर हम बात करें कैरेक्टर की, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड सेम एज इन एयर। ये वैक्यूम में भी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और यही स्पीड इसकी एयर के अंदर भी रहती है। अब लाइट जो होती है उसको ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? किसी पर्टिकुलर मीडियम की। लाइट ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट भी होती है लाइट की कि लाइट को किसी भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एयर, वैक्यूम, ये ग्लास, ठीक है, तो किसी भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट इसको फुलफिल करनी पड़ती है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में हमने देखा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज वन ऑफ द फास्टर ट्रैवलिंग एनर्जीज। ये जो होती है हमने बात करा था एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा अगर स्पीड हम बात करें किसी भी एनर्जी की होती है, साउंड की बात करें या फिर किसी और मीडियम की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो किसकी होती है? लाइट की, सबसे ज्यादा। तो कह रहा है लाइट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी। इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड रहती है वैक्यूम में और ऑलमोस्ट सेम रहती है किसमें? एयर में। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रेवल करती है वो किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक, और जो लाइट हमारे पास सन से आती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में आती है। ठीक है, किसमें? 7 डिफरेंट कलर में। जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसे हम क्या बोलते हैं? विब्ग्यो। ठीक है, विब्ग्यो। तो इन सीक्वेंस में हमारे पास लाइट आती है। ये कलर बैंडविड्थ होता है। ठीक है, कलर बैंड होता है जिसमें लाइट हमारे पास आती है। अब उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जो भी हम चीजें आपस में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उसको देख पा रहे हैं, वो किसकी वजह से? एक लॉ की वजह से। और वो लॉ क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये कहता है कि अगर कोई एक प्लेन है, ठीक है, हम एक प्लेन मान लेते हैं, ये इसका नॉर्मल होता है, मान लो पॉइंट है O, ठीक है, ये A, B। अगर कोई लाइट रे इस पर पड़ी आकर, कोई लाइट रे इस पर पड़ी, तो उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जैसे ये लाइट रे इस पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक हमारी हो गई इंसिडेंट रे, एक हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो
रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी लाइट रे किसी भी एक प्लेन पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, गोज बैक, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। अब ये यहाँ पर कुछ एंगल बनाती है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल आई। और यहाँ से एक एंगल बनेगा, उसे हम बोलेंगे एंगल आर। अब ये एंगल आई और आर क्या होते हैं, जो एंगल आई होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर जो होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो दो एंगल हमारे पास मिले, एंगल आई और एंगल आर। अब ये एंगल आर और आई के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो इन दो के बीच में एक रिलेशन होता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एन इंसिडेंट रे, एन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। कुछ बुक्स में ये दे रखा होता है कि एन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट की बात नहीं करते हैं, सब लोग ये देखते हैं कि पॉइंट पर लाई कर रही हैं, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई नहीं करती है, सेम प्लेन पर लाई करती है। जैसे कि ये प्लेन, मान लो अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन से निकलेगी, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे किसी और प्लेन से निकलेगी। तो इसीलिए हम जो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एन इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal all lies on the same plane। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ, एन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये केवल एक सेम प्लेन पर ही पड़ेंगी, किसी दूसरे प्लेन पर नहीं जाएंगी। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जो एंगल I होता है वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के। अगर एंगल I 30 डिग्री दे रखा है तो एंगल R कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, और नॉर्मल जो होती है वो प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाती है। नॉर्मल क्या करती है, प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाती है। कई बार ऐसा होता है कुछ रेज जो आती है वो नॉर्मल से अगर आती हैं तो वो नॉर्मल से ही बैक होकर चली जाएंगी। मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे कहां से आई, नॉर्मल से, तो वो कहां से जाएगी वापस, नॉर्मल से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। और अगर इंसिडेंट रे किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल से पड़ रही है तो वो उतने ही एंगल से नीचे वापस जाएगी। ये होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ चुका होगा। अब मेनली देखते हैं ये जो सरफेस होती है, जैसे कि हम बात करते हैं ये कोई आपकी कौन सी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ये जो एंगल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये डिपेंड करते हैं इस सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस आपकी रफ हुई या फिर स्मूथ हुई, स्मूथ सरफेस में क्या होता है, ये दोनों एंगल बराबर के रहते हैं। स्मूथ में क्या होता है, दोनों एंगल बराबर रहते हैं। और रफ सरफेस में क्या होता है, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे अगर 30 डिग्री से आ रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो 30 डिग्री से ही वापस जाएगी, वो उसका एंगल चेंज हो सकता है। ये आपका किसमें होता है, रफ प्लेन में। तो इसके बाद कुछ टर्म दे रखी हुई थी, जैसे कि ये पॉइंट O क्या होता है, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। O क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसी एक पॉइंट पर सारी रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक्चुअली हीट करती हैं। जैसे कि इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ही आकर मिलती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये होती है नॉर्मल लाइन, जो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको 2 लॉ उसमें बताए थे, और इन्हीं लॉ, यही लॉ एप्लीकेबल होते हैं। हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं तो वो इन्हीं लॉ की वजह से देख पा रहे हैं। मान लीजिए ये बोर्ड आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड देखने का जो
प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो लाइट रे आती है वो इस बोर्ड पर पड़ती है और बोर्ड पर पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें जाकर ये बोर्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन बता दिया, अब दो टाइप के हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रेस का मतलब बंडल ऑफ लाइट रेस। बंडल ऑफ लाइट रेस में क्या होता है, जैसे कि एक लाइट रे यहां पर पड़ी आकर, ठीक है, तो इसी के पैरेलल दो चार रेस पैरेलली अगर आती है तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट या फिर बंडल ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ लाइट रेस, ठीक है, और ये कैसी होती हैं, पैरेलल। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्मूथ रिफ्लेक्शन। स्मूथ रिफ्लेक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मूथ रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब स्मूथ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई भी एक प्लेन होता है, तो ये प्लेन आपका कैसा रहेगा, स्मूथ। ये क्या है, स्मूथ प्लेन। अब स्मूथ प्लेन पे क्या होता है, कुछ लाइट रेस पैरेलल आई, ठीक है, ये लाइट रेस क्या हुई, पैरेलल आई। अब हर लाइट रेस के हिसाब से एक अलग उसका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, इस लाइट रे के हिसाब से नॉर्मल ऐसा बनेगा, इस लाइट रे के हिसाब से नॉर्मल ऐसा बनेगा, और इस लाइट रे के हिसाब से नॉर्मल ऐसा। तो यहाँ पर कितने, जितने लाइट रेस आएंगी उतने ही यहाँ पर नॉर्मल बनेंगे। अब तुम्हें पता है कि ये इंसिडेंट रे हो गई है, ये क्या हो गई है, या तो बीम ऑफ लाइट बोल दो इसे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे भी है। अब इंसिडेंट रे अगर इस पे पड़ी है किसी प्लेन पर, तो वो वहां से रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी आपको मिलेंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, अब ये क्या हुई, ये यहां से आई, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, और ये कैसे जाएगी, इसके पैरेलल, और ये कैसे जाएगी, इसके पैरेलल। तो ये तीनों पैरेलल ही आई थी और पैरेलल ही जा रही हैं। ये आपकी क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई, तो ये होता है आपका स्मूथ रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पहला लॉ लगता है वही इसमें एप्लीकेबल होता है कि अगर प्लेन आपका स्मूथ है तो उसमें क्या होगा, बीम ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी और पैरेलल ही चली जाएंगी। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन के अलावा बात करते हैं अगर हम रफ रिफ्लेक्शन की या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो आपका प्लेन होता है, प्लेन आपका स्मूथ नहीं होता, प्लेन आपका कैसा रहता है, रफ। रफ प्लेन, रफ प्लेन में जैसे कि आप रोड देखते हैं तो एक तो स्मूथ रोड होती है और एक होती है गड्ढे वाली। ठीक है, तो गड्ढे वाली में क्या होता है, कई बार आप नीचे की तरफ जाते हैं फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से झटके लगते हैं। तो वैसे ये रफ प्लेन में क्या हुआ, कोई भी लाइट रे, बीम लाइट रे आई, ठीक है, पैरेलल आई तो पैरेलल है, बट जाएंगी कैसे। अब इसके हिसाब से नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, इसके हिसाब से नॉर्मल कुछ शायद सीधा बन जाए, इसके हिसाब से नॉर्मल ऊपर की तरफ बने, तो ये क्या होगा, इसके नॉर्मल्स। ठीक है, ये क्या होगा, इसके नॉर्मल्स। अब नॉर्मल के हिसाब से ही तो एंगल बनते हैं, रिफ्लेक्शन जो होता है वो नॉर्मल के हिसाब से ही तो होता है। अब इसका यहां पर बना तो हो सकता है ये ऐसे जाए, और इसका ये सीधे चले जाए, और ये इस तरह से जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लाइट रे पैरेलल आई थी वो पैरेलल जा नहीं रही, यहाँ तो आई कैसी, पैरेलल, बट यहाँ पर जा नहीं रही है, पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
ठीक है, या फिर बोल देंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन हैं जो कि हमें इसमें पढ़ना था। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये रेगुलर और इरेगुलर, तो उसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। अगर कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है किसी प्लेन मिरर के थ्रू तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमने इसमें देखो, इन क्लास 7 वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द प्लेन मिरर शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जितने भी प्लेन मिरर होते हैं वो कैसा रिफ्लेक्शन शो करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब स्मूथ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेन मिरर के, ठीक है, जो इमेज बनती है। इमेज इज इरेक्ट एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज किसका बनेगा, इमेज का। ये आपके किस में होता है, प्लेन मिरर में। लेट सपोज ये क्या है आपका, एक लाइन, यहां पर मान लीजिए कोई मिरर रखा हुआ है, ये क्या है, मिरर, और कैसा है, प्लेन मिरर। मान लीजिए यहां से ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, जिसे हमने नाम दे दिया ए बी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके पीछे बनेगी, और कितने साइज की, सेम साइज की। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी बी डैश ए डैश, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई है, इमेज, ठीक है। और उतनी ही डिस्टेंस में, मान लो ये एक्स डिस्टेंस है तो यहां से भी कितनी डिस्टेंस होगी, ये एक्स डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस पे इमेज सेंटर से बनती है उतनी ही दूर पर उसकी क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट के उतनी ही दूर पर क्या बनेगी, इमेज। और साइज भी दोनों का क्या रहता है, सेम हाइट की रहेगी और सेम डिस्टेंस की। और इमेज कैसी रहती है, इरेक्ट, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ। इमेज इज फाउंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे और उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट, ठीक। इट शोज लेटरल इन्वर्जन। अब ये क्या करती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, जो भी चीज, मान लीजिए यहां पर मैं आपको अगर सीधा हाथ दिखा रहा हूं तो हम मिरर में क्या करते हैं, जब हम मिरर में देखते हैं तो हम अपना राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड खड़ा करते हैं, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड अपना उठाया तो हम मिरर में देखते हैं कि हमारा मिरर में जो है वो राइट हैंड उठ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैं F अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर F कैसा नजर आएगा मुझे, कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर B इस तरह से लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर B कैसा दिखाई देगा, इसका अपोजिट। तो ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। और ये लेटरल इन्वर्जन आपको एम्बुलेंस के केसेस में देखने को मिलेगा। जो एम्बुलेंस पे लिखा होता है वो इसका लेटरल इन्वर्जन ही देखने को मिलता है। तो ये हुआ आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब उसके बाद देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मैनी ऑफ यू रेगुलरली विजिट अ बार्बर शॉप और अ ब्यूटी सैलून टू गेट अ हेयर कट। हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक सैलून में जाते हैं या फिर किसी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पर हेयर कट कराने के लिए या फिर और भी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कराते हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को पता है अच्छे से। हाउ आर यू शोन द लुक ऑफ योर हेयर फ्रॉम योर बैक, ठीक है। अब हम आगे के बाल तो हम लोग बहुत आराम से देख लेते हैं, पीछे के बाल देखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि भैया जरा पीछे शीशा लगा दो, हम अपने पीछे के बाल देख लें। तो पीछे के बाल में शीशा लगाने के लिए क्या करते हैं, एक मल्टीपल इमेजेस बनी होती हैं, उनके पास एक ऐसा मिरर होता है जो उसकी मल्टीपल इमेजेस बना देता है। क्रॉस में थोड़े मिरर रखे होते हैं, उसकी मल्टीपल इमेजेस बना देता है कि आपको बहुत सारी चीजें दिखें। तो ये होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन। द फेनोमेना ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड मोर देन वंस, ठीक है। एक बार से ज्यादा जो रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, एक इमेज का एक बार से ज्यादा रिफ्लेक्शन जो हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, उस फेनोमेना को मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में आप कई बार नोटिस करना वहां जाकर कि आप अगर बाल कटवा रहे होते हैं और साइड से देख रहे होते हैं तो आपको पीछे बहुत सारे आपका बैक के जो होते हैं फेसेस उसमें देखने को मिलते हैं, एक के बाद एक मल्टीपल इमेजेस बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन।
अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन में इसमें बता रहा था नंबर ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, जो दो मिरर के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना रहता है, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें कि इमेज कितनी बनेगी, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, इतनी इमेजेस बनेंगी। अगर आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाए कि एक मिरर से दूसरा मिरर कितने एंगल पे रखा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि वहां पर कितनी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। इफ थीटा इज 0, अगर थीटा आपका 0 डिग्री है, ठीक है, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो n की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो आपकी इमेजेस कैसी बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस, इतनी इमेजेस बनेंगी काउंटलेस कि आप उसे गिन ना पाओ। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, लेट्स सपोज थीटा आपका कितना है, 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इमेजेस कितनी बनी, 360 डिग्री अपॉन 90 माइनस 1, तो ये कितना चला गया, 4 टाइम्स 1 जा, तो ये कितना हुआ 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो n की वैल्यू कितनी हुई 3, तो आपकी मल्टीपल इमेजेस कितनी बनेंगी, 3 इमेजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने लाइट के बारे में पढ़ा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़ने के बाद में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ा, स्मूथ रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था लेटरल इन्वर्जन। इस फेनोमेना को हम नाम भी बता देते हैं, अब क्या होता है, ये जो फेनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, लेटरल इन्वर्जन। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन मतलब यूजेस क्या 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 होती है उसकी। तो उसमें हम पढ़ेंगे कैल्यूडोस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप, ये हम दो चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट रे पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट रे के बाद में हमारा लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो क्या बचेगा, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि ह्यूमन आई पढ़ने के बाद में आपको डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी इतना आप नोट करिए, बुक से रीड करिए, कोई डाउट है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।